हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत उनके आर्थिक विचार के प्रमुख तत्वों में से एक है। आइए देखते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत अर्थात न्यासधारिता का सिद्धांत के अंतर्गत गांधी जी ने शुरुआत इस बात से की है कि सभी संपत्ति मूलतः ईश्वर प्रदत्त है। एक बार फिर गांधी जी की नैतिकता आ गई, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कहा, सभी संपत्ति धन मूलतः ईश्वर प्रदत्त है। व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं संरक्षक है। चूंकि संपत्ति ईश्वर प्रदत्त है तो व्यक्ति उसका मालिक कैसे हो सकता है, वह सिर्फ इसका ट्रस्टी अर्थात संरक्षक हो सकता है। इसके पीछे गांधी जी का क्या तर्क था, व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं संरक्षक है। इसके पीछे तर्क यह है कि संपत्ति तो मूलतः ईश्वर प्रदत्त है, और जैसा मैंने बताया था कि जब भी कुछ लिखना है तो उसके पीछे का तर्क भी लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस विचार से, थॉट से हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है। तो ये आपको इस तरह से बताना है तर्क। अब क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, संपत्ति समाज की धरोहर है और समाज कल्याण हेतु उपयोग। कहने का मतलब यह संपत्ति जो ईश्वर प्रदत्त है, एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति काफी संचित हो चुका है, पूंजीपति वर्ग उनके कहने का अभिप्राय था, उसके पास जो संपत्ति है वह समाज की धरोहर है और उस संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण हेतु अर्थात उस संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि इस व्यक्ति जिसके पास धन संचय हो चुका है उसके कल्याण के लिए। अर्थात संपत्ति व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, समाज कल्याण और समाज के हित में होना है। अब अगला जो उन्होंने पॉइंट बताया है जो इस तरह से है, यह सिद्धांत राज्य द्वारा लागू होना चाहिए। अर्थात गांधी जी का यह कहना है कि न्यासधारिता का सिद्धांत, थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, राज्य के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। हालांकि गांधी जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि पूंजीपतियों पर जिनके पास अपार धन संचय है उन पर एक प्रकार का नैतिक दबाव डाला जाना चाहिए, ताकि वो इस बात को समझें कि उनकी संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण के हित में होना चाहिए। और इस बात का अर्थात इस सिद्धांत का जो व्यवहारिक रूप वह राज्य द्वारा दिया जाना चाहिए। पुनः गांधी जी के मुताबिक आय की अधिकतम सीमा निश्चित हो। कहने का अभिप्राय यह है कि आय के संदर्भ में भी गांधी जी ने कहा कि इनकम का एक लिमिटेशन होना चाहिए, आय की एक सीमा निश्चित की जानी चाहिए। क्यों ऐसा इसलिए कहा उन्होंने, ताकि पूंजीपतियों का जो धन संग्रह करने की जो उनमें प्रवृत्ति है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। और उस पर रोक लगे का मतलब है कि वह जो संचय हो चुका है उस धन की एक सीमा निश्चित हो और उस धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए हो। अब इसके आगे उनका क्या उद्देश्य है कहने का, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं, संचय का विरोध। यहां पर जब आय की अधिकतम सीमा निश्चित हो, अब गांधी जी अगर ऐसा कहते हैं तो उनका अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि वह व्यक्तिगत संपत्ति के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि संपत्ति के संचय का विरोध किया जाना चाहिए। अर्थात भगवान बुद्ध के अपरिग्रह का उनका जो नियम था या फिर जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसका पालन किया जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि आय की सीमा निश्चित हो और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध न हो परंतु उसके संचय का विरोध हो। अर्थात एक निश्चित सीमा से अधिक आय पर निश्चित रूप से एक अंकुश लगाना आवश्यक है, नैतिकता के माध्यम से भी, नैतिक रूप से भी और राज्य की तरफ से भी। तब अगला पॉइंट देखिए क्या है, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए।
अब अगर व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं, लेकिन संचय का विरोध वो इसलिए कि अगर संपत्ति का संचय कुछ लोगों के पास हो जाए तो वैसे में क्या होगा, वैसे में सामाजिक असमानता जन्म लेगी और जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी संभव नहीं हो पाएगी। तो अगर धन संचय का विरोध किया जाए, उसकी सीमा तय की जाए, तो जो संसाधन है, जो संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं उसका वितरण होगा समाज में, तो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाएगी। तो इसीलिए ये अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। किस माध्यम से? संचय का विरोध होगा, धन की आय की अधिकतम सीमा निश्चित की जाएगी, तो जो संसाधन है, जो संपत्ति है, उसके द्वारा समाज के लोगों का लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति संभव हो पाएगी। अब इससे क्या होगा? इससे सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन सबके पीछे अपना एक तर्क है। अपना एक तर्क का मतलब है गांधी जी का तर्क है, और उस तर्क का जो आप कह सकते हैं बॉटम लाइन, अंतिम स्वरूप आप क्या देख रहे हैं? सामाजिक असमानता को कम करने में इससे मदद मिलेगी। अब जरा हम देख लेंगे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके उन्होंने क्या लाभ बताए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी, कि ये जो उन्होंने एक सिद्धांत का ये विरोध किया था, जो जिसमें कहा गया था कि अनुत्पादक स्वामित्व का विरोध होना चाहिए। वह कहीं ना कहीं वह सिद्धांत इस सिद्धांत ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अनुत्पादक स्वामित्व, जो व्यक्ति खुद को स्वामी बोले, ऑनर बोले, संपत्ति का मालिक समझे, पूंजी का मालिक समझे, और वह स्वयं उत्पादन कार्य में भाग न ले, तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक अंतर विरोध है। उसके पास संपत्ति का संचय होना यह उचित, कहीं से उचित नहीं है, और इसलिए उस पर यह नैतिक दबाव डाला जाना चाहिए कि वह कम से कम श्रम की महत्ता को समझे, उत्पादन कार्य में लगे, और तब धन संचय तो वो करे, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो, और आवश्यकता से अधिक धन का वह समाज कल्याण में उपयोग करे। इसीलिए मैंने कहा कि जो अनुत्पादक स्वामित्व के सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया, वह अनुत्पादक स्वामित्व का सिद्धांत कहीं ना कहीं का विरोध कहीं ना कहीं इस सिद्धांत ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पूरक है। अब देखिए गांधी जी ने क्या लाभ बताया इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का। तो एक तो यह कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें पूंजीपतियों पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाए, उनका हृदय परिवर्तन करके इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आवश्यकता से अधिक धन का वो समाज कल्याण में उपयोग करें। तो सत्य और अहिंसा द्वारा पूंजीवादी प्रवृत्ति को कमजोर करने का प्रयास, यह एक ऐसा प्रयास है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जिसमें सत्य और अहिंसा, न कि किसी अन्य प्रकार से दबाव डालकर हिंसा का प्रयोग करके, बल्कि सत्य और अहिंसा के द्वारा पूंजीवादी प्रवृत्ति, पूंजी संचय करने की जो प्रवृत्ति है, लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति है, आवश्यकता से अधिक रखने की जो प्रवृत्ति है, उसको इसके माध्यम से कमजोर किया जा सकता है। और वर्तमान समय में यह अत्यंत आवश्यक है, ऐसा वो समझते थे। दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध के अपरिग्रह सिद्धांत को इस माध्यम से बल दिया जा सकता है। अपरिग्रह, धन संचय न करना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, भले हिस्ट्री आपका विषय ना हो, फिर भी आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य से वाकिफ होंगे। तो कहीं ना कहीं अपरिग्रह, धन संचय, अनावश्यक धन संचय न करना, अर्थात अपरिग्रह के सिद्धांत को बल मिलेगा। तीसरा, अनुत्पादक स्वामित्व के सिद्धांत का पूरक, जैसा अभी मैंने बताया अभी कि यह सिद्धांत कहीं ना कहीं अनुत्पादक स्वामित्व के सिद्धांत का पूरक है। अब आगे गांधी जी ने क्या कहा कि अगर ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन किया जाए, इसे कार्य रूप में लाया जाए, इसे कार्य व्यवहार में लाया जाए, पूंजीपतियों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, तो क्या होगा? वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय पर बल मिलेगा, और इसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास संभव हो पाएगा। अर्थात वर्ग समन्वय, अगर एक पूंजीपति अपने अतिरिक्त धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए करे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो भावना पनपेगी, वह वर्ग समन्वय
को बल देगी। तो वर्ग संघर्ष पर विराम लगेगा, अंकुश लगेगा। और चूंकि अतिरिक्त धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए, समाज के दूसरे लोगों के लिए हो रहा है, तो यह सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना में सहायक होगा। तो इस तरह ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत इन मौलिक बातों की चर्चा करते हुए इसके लाभ को भी दर्शाना है। और साथ साथ भले ही आलोचना न पूछी जाए, लेकिन फिर भी एक लाइन आप यह जोड़ दे सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक परिवेश है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह सिद्धांत अव्यवहारिक लगता है। लेकिन चूंकि यह एक आदर्श था, गांधी जी का एक आदर्श था, और गांधी जी ऐसा सोचते थे कि इस आदर्श को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, तो इस सिद्धांत की सार्थकता इस बात में निहित है कि एक आदर्श, भले ही एक आदर्श पूरी तरह से संभव न हो, पूरी तरह से उसे कार्य व्यवहार में न लाया जा सके, लेकिन उस आदर्श तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला प्रयास जो लोगों के द्वारा किया जाए, इसी में इस सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। अर्थात आदर्श तो आदर्श है, आदर्श पूरी तरह व्यवहार में परिवर्तित भले ही न हो, लेकिन अगर हम उस आदर्श के लिए प्रयास करें तो उस प्रयास में ही इस सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। और यह तो स्पष्ट है कि गांधी जी ने जिस अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की थी, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस सिद्धांत की प्रासंगिकता निश्चित रूप से थी। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं यह सिद्धांत गांधी जी के नीति शास्त्र और नैतिकता पर आधारित है, इसलिए कहीं कहीं और खासकर वर्तमान में यह थोड़ा अप्रासंगिक या अव्यवहारिक लग सकता है। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा, आदर्श को प्राप्त करना भले ही संभव न हो, लेकिन उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो प्रयास है, उसी में ऐसे सिद्धांत जो है महत्व रखते हैं और उनकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह से ट्रस्टीशिप सिद्धांत को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं एक बार फिर जोड़ दूंगा कि गांधी जी के किसी विचार को एक्सप्लेन करते समय गांधी जी के अन्य विचारों को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आप दूसरे विचार को, जैसे मैंने अभी भगवान बुद्ध की बात की, अपरिग्रह की बात की, आप यहाँ मार्क्स को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा, सामाजिक समानता की स्थापना का प्रयास। आप मार्क्स से इनको अलग भी दिखला सकते हैं। सामाजिक समानता की स्थापना तो मार्क्स का भी प्रयास था, लेकिन उसका जो जरिया, जो साधन था, वह वर्ग संघर्ष था। क्योंकि उसने हिंसा के बल पर पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष की बात की थी, जो कहीं ना कहीं हिंसा को उसने प्रमोट किया, और उसके माध्यम से उसने सामाजिक समानता या आर्थिक समानता लाने की बात की थी। लेकिन गांधी जी उस प्रवृत्ति और उस विचार से कहीं ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं नैतिकता को प्रमोट किया है, नैतिकता पर बल देकर हृदय परिवर्तन के द्वारा, सत्य और अहिंसा के माध्यम से, पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन के माध्यम से उनके अतिरिक्त धन को समाज के लाभ के लिए, कल्याण के लिए उपयोग की जाने की बात की। तो निश्चित रूप से नैतिक स्तर पर गांधी जी कहीं बेहतर साबित होते हैं। तो आप 1, 2, 3 विचारकों से उनको जोड़कर, रिलेट करके, उनमें थोड़ा अंतर दिखलाकर और गांधी जी के दूसरे विचारों को कहीं ना कहीं समाहित करके जो प्रासंगिक हो, आप अपने उत्तर को लिखेंगे, तो यह निश्चित रूप से एक बेहतर उत्तर होगा। तो इस तरह से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इस वीडियो में समाप्त हुआ। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।